यहाँ तक की बात हो गई। कुछ चीजें हमने देखी कि उस समय जो नेपोलियन ने क्या किया बताइए। नेपोलियन ने एक सिविल कोड बनाया जिसे नेपोलियन कोड कहते थे, और यूरोप में ही हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने में हमें कपड़े को कितनी बार नपवाना पड़ता था। इस चीज को देखो, दैट इज पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में किस वाले के बगल में ऐसा है डायग्राम, यहाँ देखो। कपड़े को नापने के लिए नई यूनिट क्या थी, LA। ये दिख रहा है, इसके यहाँ पे देखो, दैट इज न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 के ऊपर। तो कपड़े के नापने की इकाई क्या थी बताइए। सो उसमें देयर वर 11 कस्टम बैरियर्स, तो उसको इसने फ्री कर दिया, और LA सब जगह अलग अलग था। देयर वर 39 स्टेट्स, सब लोग 5% टैक्स लेते थे। एक स्टेट से दूसरे में जाओ, दूसरे से 5% कभी कितना महंगा हो जाए। और सब जगह मेजरमेंट भी अलग था। जैसे मेंस में 1 LA 55.1 सेंटीमीटर था, जबकि फ्रैंकफर्ट में 54.7 है। ऐसे पढ़ो, क्या लिखा है, ये लिखा है। तो ऐसे अलग अलग कपड़े नापने की अलग अलग इकाई थी, ये सब लिखा है कि नहीं। और हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक ये 39 बैरियर थे, जिनको इनका कन्फेडरेशन बना के सबको फ्री करके 2 बैरियर कर दिया गया। अब कपड़े नापने की यूनिट क्या थी बताइए, LA को उसने सबको यूनिफॉर्म कर दिया। ये सब काम किया गया। ट्रीटी ऑफ वियना में एक कंजर्वेटिव डिजाइन सेटअप हो गया, जिसमें यहाँ लिखा गया है इसके ठीक ऊपर, इन्होंने नीदरलैंड को क्या दे दिया बताओ, बेल्जियम। नीदरलैंड के हाथ में क्या दे दिया, बेल्जियम की जाओ तुम बेल्जियम ले जाओ। और जो 39 स्टेट इसने बनाई थी स्टेट बैरियर खत्म करके, उसको अनटच्ड रखा गया। बाकी हमने आपको बताया ऑस्ट्रिया को क्या मिला, नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया को क्या दिया गया, ठीक उसी के ऊपर तो था। रशिया को क्या मिला बताया, बताते हैं और लोग को बताते हैं। रशिया को क्या मिला, पोलैंड। ये बात, नीदरलैंड को क्या मिला अभी बताया, अब तो क्या दिक्कत है, अभी का तो बताओ। ऑस्ट्रिया को क्या मिला, रशिया को क्या मिला, सब चीजें। और 39 कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी की थी, या प्रूशिया, उसको अनटच्ड रखा गया। ऑल मेन किंगडम्स वर क्या किया गया, मेड अक्रॉस द फ्रांस के चारों तरफ शक्तिशाली राजाओं को रोक दिया गया। एंड मोस्ट ऑफ इट्स वन टेरिटरी वाज एनेक्स्ड, काट दिया, जैसे कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं, एनेक्स्ड, काट दिया गया, ले लिया गया। ये सारी चीजें की गई। कंजर्वेटिव डिजाइन आ गया। तो ये मुझे बताइए, जो कंजर्वेटिव डिजाइन आया, तो नेपोलियन बोनापार्टे 2 के बाद किसको राजा बनाया गया बताओ। अब क्या दिक्कत है बताओ, हाँ बोलो। ये करेगा चार्ल्स सेन, बता दीजिए। चार्ल्स सेन किसका भाई था, सही, लुई 18 के भाई चार्ल्स सेन को राजा बनाया। पहले चार्ल्स सेन को बनाया गया, चार्ल्स सेन के बाद 24 से 2030 तक, मतलब 1830 तक फिर उसको बनाया गया। मेरा कहने का मतलब है, जरा ध्यान दीजिए कि 1774 से 1789 तक कौन राजा था। मेरा कहने का मतलब है 4 अगस्त तक 1789 तक वहां एब्सोल्यूट मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका क्या मतलब होता है, निरंकुश राजतंत्र, जिस पर कोई अंकुश ना हो, निरंकुश राजतंत्र। फिर 4 अगस्त को क्या हो गया, जुलाई 4 अगस्त 1789 से फिर मोनार्की आ गई। और उसके बाद जब तक सितंबर 1792 में इलेक्शन हुए ना, 1792 में, तब तक नेशनल असेंबली रही, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली के अंदर में असेंबली, और उसे क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सितंबर 92 में क्या हुआ,
जैकोबिन्स ने हमला कर दिया। कहाँ हमला कर दिया? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में उसके पहले हमला कर दिया था, और वहाँ पर राजा को और इन सबको कैद कर लिया, और फिर उसने इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन में सभी व्यक्ति जो 21 साल से ऊपर की एज के थे उन्होंने चुनाव लड़ा, ऑल मेंबर्स, और उसमें किसकी जीत हुई? जैकोबिन्स की। जैकोबिन्स का हेड कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फिर उसने जो इलेक्टेड बॉडी थी उसको कन्वेंशन कहा। तो अब इसके बाद क्या हुआ बताइए। नाउ इन सितंबर 1992 जैकोबिन्स कौन थे? जो बोलो 1792 में कौन थे? जैकोबिन्स, दैट इज लोअर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट। और कितने लोग थे? 21 मिलियन, क्योंकि 4 मिलियन वो, 3 मिलियन पैसिव सिटीजन, और बचे कितने? 28 मिलियन में से 21 मिलियन। इन्होंने क्या किया? ये जैकोबिन्स इनको कहते थे, अटैक्ड पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। और वहां कौन था? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, जो कि लुई 1 से लुई 14 तक का वो था। फिर से समझो, जैसे ये जो लुई था, लुई 16 अनहैप्पी था। किससे अनहैप्पी था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से। तो उसने राजाओं से बोला, किससे बोला? ऑस्ट्रिया से, कि भाई देखो हमारे यहाँ तो विद्रोह हो गया है। और प्रूशिया से बोला। प्रूशिया में कौन था? कैसर विलियम टू, कैसर विल्हेम टू। वहाँ के राजा से बोला कि ये सब हमारे यहाँ हो रहा, तुम्हारे यहाँ भी हो जाएगा। हम लोग सीक्रेट मीटिंग करते हैं और मिल के नेशनल असेंबली के सब लोग को मरवा देते हैं। ऐसा होगा। नेशनल असेंबली रूल कर रही थी कि नहीं? राजा अनहैप्पी था, उसे वहाँ पर राज नहीं करना था। उसने क्या कहा? हम मरवा देते हैं। नेशनल असेंबली को इस बात का पता चल गया। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया होगा? अटैक किया इन दोनों राज्यों पर। और उसके लिए मर्सिलीज एक शहर था, गांव था, वहाँ के लोग वीर रस से भरी हुई कविता गाते थे, और उसे क्या कहा गया? मर्सिलीज सॉन्ग, जो कि आज वहाँ का नेशनल एंथम। ऐसा समझ में आ गई बात? तो दैट इज। लेकिन धीरे धीरे नेशनल असेंबली अपनी रेपुटेशन खोती जा रही थी। क्यों खोती जा रही थी? बिकॉज है कोई क्या ऑनलाइन नहीं है? ठीक है, अब देखो, नेशनल असेंबली वीर रस तो तुम्हें मालूम है, जैसे ऐसे कविताएं गाई जाती हैं, प्रभात फेरी नहीं निकाली जाती है। सुबह सुबह 5 बजे अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोष खोलने लगे, रात की सभा उठी, मुस्कुरा प्रभा उठी, घूम घूम कर मधु, फूल चूम कर मधु, गा रहे विहान थे, गूंज रहे गान थे, रात की मिर्ला पता, चांद का न था पता, तुहिन बिंदु गत कहीं, छिप गए नखत कहीं। ऐसे गाया जाता है प्रभात फेरी, उससे वीर रस का संचार। ऐसे वो लोग भी गा रहे थे, कोई अपनी वीर रस की कविता, जैसे हम लोग गाते हैं वो भी गा रहे थे। ऐसा। तो अब आप जान जाइए उस गीत को जो मर्सिलीज के लोगों ने गाया उसे क्या कहा गया? दैट इज मर्सिलीज सॉन्ग, और वही वहाँ का नेशनल एंथम। लेकिन नेशनल असेंबली अब अपनी फेथ खोती जा रही थी। क्यों? क्योंकि टोटल कितने लोग थे बोलो? 28 मिलियन थे। 28 मिलियन में एक्टिव सिटीजन कौन थे? 4 मिलियन एक्टिव थे, और उनकी जो वाइफ और बच्चे थे वो कौन से थे? 3 मिलियन, या जो अंडर 25 है। तो ये पैसिव थे। अगर इन्हें भी हटा दो 7 मिलियन, तो कितने बचे? मिलियन। ये जो सिटीजन थे लैंडलेस लेबर थे। ये कह रहे थे कि ये लोग ट्रेडर्स के बारे में ही सोचते हैं। नेशनल असेंबली बोली थी कि वो स्लेवरी हटाएगी, उसने अभी हटाई भी नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? ये तो कुछ भी नहीं कर रही है गुलामों के लिए और हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो इस तरीके से इन्होंने एक अपना क्लब बनाया। उसका क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के लोग क्या करते थे? इनको प्लूटोस कहते थे। प्लूटोस का मतलब जो घुटने से ऊपर तक का कपड़ा पहनते थे उसे प्लूटोस कहते हैं। और यह जो उनके मेंबर्स भी थे अमीर लोग, वो भी इस तरीके से बूट पहनते थे और ये घुटनों तक की इनकी पैंट होती थी। इसको कहते हैं ब्रीचेस। ब्रीच का क्या मतलब है? घुटना। घुटने से ऊपर यहाँ तक रहे, जहाँ पर थाई दिखे, जहाँ जांग दिखे उसको कहते हैं जांगिया। जांग दिखे तो उसे क्या कहेंगे? तो वो लोग जांगिया पहनते। लेकिन फिर
ये लोग जो क्या पहनने लगे जैकोबिन्स, ये पूरा कपड़ा पहनने लगे और इसको कहते थे सैन क्लूटोस। क्या कहते थे? सैन क्लूटोस। सैन का मतलब है विदाउट और क्लूटोस का क्या मतलब है? ब्रीच। तो विदाउट नी और क्लूटोस, ये क्लूटोस हैं, ये एलाइट ग्रुप है, अमीर लोग। अमीर लोगों को क्या कहते हैं? बहुत अमीर होता है सफरान या एलाइट, तो उसे क्या कहते हैं? क्लूटोस। अमीर राजकुमारियां होंगी तो तुमने पिक्चरों में देखी होंगी यहाँ तक ही फ्रॉक पहनी, तो उनको प्लूटोस कहेंगे। और सैन का मतलब है विदाउट प्लूटोस, इन्हें सैन क्लूटोस कहा जाता था। या नी ब्रीचेस, यानी जिनके घुटने ना दिखे, नी को क्रॉस कर दें। ब्रीच का मतलब क्रॉस कर, घुटना क्रॉस कर दिया, कहते हैं यू आर ब्रीचिंग द लॉ, तुम लॉ का उल्लंघन कर रहे हो, तो उस तरह से नी का उल्लंघन कर दो, नी ब्रीच, नी का ही उल्लंघन कर दो। तो इन्हें सैन क्लूटोस को क्या कहा जाता था? नी ब्रीचर्स, नी ब्रीचर्स। और क्या कहा जाता था? ये जो लोग थे ये अपने सर पर टोपी भी पहनते थे, रेड कैप। बात समझ में आ गई? और इनकी जो पोशाक थी वो कैसी थी? स्ट्रिप्ड थी, ऐसे पहनते थे, जैकोबिन्स कहलाते थे। इन्होंने देखा कि नेशनल असेंबली काम नहीं कर रही है, वही लोग बार बार आ जाते हैं कि वोट दे दो, अब की बार तो हम राजा से अपनी बात, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे। राजा तो वीटो कर देता था, कहता था तुम हमसे बनवाओगे, जाओ भंग किया फिर से लड़ो। हर 1.5 महीने बाद वो लोगों के बीच पहुंच जाएंगे। तो प्रेसिडेंट तो ऐसा पागल आदमी है, हर 1.5 महीने में आ जा रहा है वोट मांगने और कर कुछ पा नहीं रहा, तो नेशनल असेंबली की फेम रह जाएगी क्या? नहीं रह जाएगी। नेशनल असेंबली अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी, राजा छुप चुका था क्योंकि उसे मालूम था उसने गद्दारी की है अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया? अरेस्टेड, किसको अरेस्ट कर लिया? लुई 16 को अरेस्ट कर लिया ट्यूलरीज के महल से, और फिर उसको ट्रीजन, उस पर देशद्रोह का आरोप लगा और उसको बुलेटिन कर दिया। He was charged with treason. He was charged with treason and guillotine. अब इसके बाद सितंबर में ही 1792 में चुनाव हुए, इलेक्शंस वर हेल्ड, और कौन किसने भाग लिया? वर हेल्ड इन फ्रांस। ऑल मेन, सिर्फ मेन है, अबव 21 ईयर्स वोटेड। जब उन्होंने वोटिंग की एंड जब वोटिंग हुई तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, तो ये जैकोबिन्स वन द इलेक्शन, जैकोबिन जीत गया चुनाव। जैकोबिन एक क्लब था, पार्टी थी, तो जैकोबिन्स क्या हुए? वन द इलेक्शन। और फिर क्या हुआ? एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द हेड ऑफ फ्रांस। जैकोबिन क्लब का मेंबर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। became head of France। क्या मुझे पूजा आप ये बताएंगे कि जैकोबिन्स क्लब की फाउंडर कौन थे? कुछ बता ही नहीं पाती हो तुम, बोलो कौन थे? वंदना। सेंट जैकोबिन। मैक्सिमिलियन वहां का राजा बन गया। द न्यू इलेक्टेड बॉडी वाज कॉल्ड कन्वेंशन। जो लोग चुन के आए, क्योंकि पूरी जनता ने चुना था तो उसे नेशनल असेंबली तो नहीं कह सकते थे, पूरी जनता चुन रही है, तो द न्यू इलेक्टेड मेंबर्स वर कॉल्ड कन्वेंशन। क्या कहा गया? न्यू इलेक्टेड मेंबर्स वर कॉल्ड। इसका मतलब क्या मैं कहूं? कन्वेंशन हो गया। ये कब से कब तक रहा? सितंबर 1792 से ये मिड 1994 तक रहा। इसको कहेंगे फ्रांस, जो फ्रांस था वो क्या हो गया? फ्रांस, ये रेन ऑफ टेरर भी कह सकते हैं।
सितंबर में ये जीता तो चुनाव, 2-3 महीने शांति से बैठा, फिर जनवरी आते आते इसने गुलोटिन करना शुरू कर दिया सबको। तो इसलिए 93 से 94 को आतंक का साम्राज्य, रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। फिर भी हमें उन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है। दैट इज दिस इज द पीरियड ऑफ, वैसे तो ये रेन ऑफ टेरर है, लेकिन साथ में ये फ्रांस वाज रिपब्लिक, दो चीजें होंगी। इस समय क्या था बोलो? फ्रांस वाज। अच्छा, इसके पहले मोनार्की थी, अब राजा ही मर गया, तो कहाँ रही मोनार्की? अब तो जो इलेक्टेड हेड है रॉबेस्पियर, वो चला रहा है इसको रिपब्लिक, चाहे जैसा चला रहा हो, खराबी चला रहा हो। इंदिरा गांधी थी तो प्रधानमंत्री, चाहे इमरजेंसी लागू कर दिया, सब पुरुषों की नसबंदी करा दी, छोटे छोटे बच्चों की, वो कभी पिता नहीं बच सकते, तो उन्होंने स्टेरिलाइजेशन कर दिया। फिर भी थी तो प्रधानमंत्री कही जाएंगे कि नहीं, कि इमरजेंसी के समय। अब जरा देखो 1994 से 1794 से क्या हुआ बोलो? हाँ ठीक है, वो 3 महीने बाद से 93 लिखा है बुक में, ठीक है कि नहीं? 93 से 94, तो ये हुआ उसके 3 महीने बाद इसने किया, 2-3 महीने बाद, ये ठीक है। अब देखो 1794 से 1799 तक क्या रहा? रूल ऑफ डायरेक्टरी। लेकिन फिर भी उस समय भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। पिछले क्लास में तुम्हें बताया गया था, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, 5 मेंबर रूल करते थे। इसको भी गुलोटिन कर दिया गया। नाउ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज, क्या किया गया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को was guillotined। उसको भी ट्रीजन के अरेस्ट में, देशद्रोह का आरोपी माना गया और उसे भी कर दिया गया। जब ये चला गया तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स were made which elect, जो कि किसको इलेक्ट कर दी थी? 5 हेड्स या 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। उन्हें क्या कहा गया? कॉल्ड डायरेक्टरीज। अच्छा, ये जो रूल था यहाँ से मैं ये कहूँगा 72 के आगे से 99 तक, ये क्या था? रिपब्लिक। और ये कौन सा था? दैट इज मोनार्की थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इस पीरियड में, ये एब्सोल्यूट मोनार्की थी। और ये 92 के बाद जो है वो सब क्या? रिपब्लिक हो गया। अब 99 में जब डायरेक्टरी अपने काम में ठीक काम नहीं कर रही थी, देयर वर डिस्प्यूट होते रहे, तो फिर इसका किसने फायदा उठाया होगा? नेपोलियन बोनापार्टे जो कारपोरल था, धीरे धीरे हेड भी बन गया था वहाँ, तो दैट इज मिलिट्री हेड। 1799 में मिलिट्री हेड नेपोलियन बोनापार्ट। और सिर्फ ऐसे हेड नहीं बन गया, बोनापार्टे ने, या नेपोलियन 2 कहो या नेपोलियन बोनापार्ट, उसने 3 बार लड़े और जीते भी ऐसे समय में भी, और इसी के अंडर इसमें लीडरशिप है, तो क्या फेमस नहीं हो जाएगा? तो 3 वार्स लड़े एंड has taken control of administration। उसने ले लिया, taken control of एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल इसके हाथ में आ गया। फिर इसके बाद 1804 में ही पास्ड इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट का क्या मतलब है? कि ऑल पावर्स, दिस मीन्स ऑल पावर्स बिलोंग्स टू नेपोलियन बोनापार्ट। ही बिकेम, और वो क्या बन गया? बोलो पूजा। ही बिकेम द
बोलो, चांसलर ऑफ फ्रांस, द चांसलर ऑफ फ्रांस। जैसे पूछो वंदना से किसकी रोटी खाती है, गेहूं की, पता करो, जो खाती है वही तुम भी खाओ। मतलब कैसे बता दें क्या ऐसा खाती है कि तुम नहीं खा पाते। ठीक है, डिस्कस किया करो। जो तेज बच्चे हो ना, तो हम एक भी जवाब नहीं दे पाते, तुम कैसे दे पाती हो, इसका क्या सीक्रेट है, ये बता देंगे तुमको। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। अगर तद्विद्धि उसे जानना चाहती हो, प्रणिपात, लेट जाओ चरणों पर, परिप्रश्नेन, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करो, और सेव्या, इनके हाथ पैर दबाओ। इससे क्या होगा, अगर तुम ऐसा करोगी वो तुमको वो ज्ञान दे देंगे, वो तत्वदर्शी हैं। और तुम ऐसे अकड़ के पूछोगे कुछ नहीं बताएंगे, पूछो तुम्हें कैसे मालूम है, लेट जाओ। कितनी बात हो गई। तो अब देखो वो क्या बन गया बताइए, चांसलर ऑफ फ्रांस बन गया। चांसलर ऑफ फ्रांस के बाद नाउ ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द टेरिटरी ऑफ फ्रांस। उसने फ्रांस की जो टेरिटरी है, सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग territory of France and expanded and had captured 80% of Europe till 1815। 1815 तक इसने इतना सब कर दिया। 1815 में क्या हुआ, अगर गूगल में देखोगे तो 1799 से 1815 तक इसी का साम्राज्य। ये तो अनाउंस हो गया चांसलर, उसके पहले से भी 5 साल इसने शासन किया। फिर जब उसने पहले सॉफ्ट वर्सलीज में आग लगवा दी थी, सारे डॉक्यूमेंट जलवा दिए, तब फिर उसने अपने हाथ में ले ली। बोले ये सब नेशनल असेंबली कर रही है और ऐसा ऐसा हो रहा है, इनको हटाओ, अब हम ही राजा। उन्हीं पे उसका आरोप मर दिया। जो पहले कन्वेंशन और डायरेक्टरी थी ना, जला के खुद जलवाया और आरोप उन पे लगा दिया। तो लोगों ने कहा ठीक है, क्या ऐसे सभी करते, पाकिस्तान में भी तो हुआ, वो शरफ नहीं। ये लोग, ये है ही रूल ही है, ऐसे करना पड़ता है। ऐसे रशिया ने भी किया, पुतिन ने बोले जब तक मैं बूढ़ा होके मर न जाऊं तब तक अब मैं ही राजा हूं। सब पब्लिक बोला, इलेक्ट बोला तुमने हमें इलेक्ट तो किया है लेकिन अब हटा नहीं पाओगे, मैं अब 30 साल तक राजा हूं। ऐसे इनेबलिंग एक्ट लगा देते हैं लोग, और जनता कुछ ना बोले तो राज करते थे। 1815 में क्या हुआ बताइए, नेपोलियन 2। जब बोनापार्टे लिखने का मन ना हो तो नेपोलियन 2 लिख दो, तब भी सही हो जाए। नेपोलियन 2 क्या हुआ, नेपोलियन 2। नाउ स्नेहा तिवारी किस युद्ध में पराजित हुआ, बोलो। हाँ, डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू के बैटल में वो डिफीट हो गया, डिफीटेड इन, ठीक है। अच्छा, नाउ द एलाइड फोर्सेस, वो कौन सी 4 फोर्सेस थी हर्षिता, जो एलाइड फोर्सेस हैं जिनके खिलाफ ट्रीटी ऑफ वियना हुई। कमाल हो, बोलो आयशी। रूसिया बोल दो, और इंग्लैंड। सो इसके बाद ये रशिया से हारा, रशियन फोर्सेस पेरिस तक आ गई, इस पे अटैक कर, वहां से भागते इसको खदेड़ दिया, खदेड़ते खदेड़ते पेरिस में ले आए, सेना को भगाते भगाते। और नाउ एलाइड फोर्सेस ऑफ, एलाइड का मतलब मित्र होता है, मित्र राष्ट्र, ऑफ ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया एंड इंग्लैंड
ठीक है, असेंबल्ड, कहाँ असेंबल्ड हुए अदिति? एट वियना ऑफ ऑस्ट्रिया, वियना ऑफ ऑस्ट्रिया, along with नेपोलियन, नेपोलियन 2 के साथ इकट्ठा हुए। और फ्रांस का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव था? एंड वैसे तो चार्ल्स, हमें लुई 18 कहना चाहिए, लुई 18 के साथ इकट्ठा, उसे राजा बना दिया। एंड लुई 18 के साथ इकट्ठा हुआ, और फिर क्या हुआ बताइए? एंड साइंड ए ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। चार्ल्स अभी 1815 से, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे 1815 से 24 तक किसी का राज होगा, फिर चार्ल्स आएगा, फिर लुई फिलिप आएगा, फिर नेपोलियन 3 आएगा, तो ऐसे थर्ड रिपब्लिक होगा, पूरी कहानी है। तो इसके बाद क्या हुआ? along with नेपोलियन एंड साइंड ट्रीटी ऑफ वियना अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ, बताओ नाम बताओ, कौन नाम बताओ, जो ये ना बताओ वो तुम्हें बताना है, ठीक है। कुछ जो तुम खाते हो इनको भी खिलाओ, यहाँ तक की बात होगी। नहीं, सब कुछ खाने का ही खेल है, दिमाग तो सबके पास बराबर ही है। अब जरा देखो, साइंड ट्रीटी ऑफ वियना अंडर किसकी अध्यक्षता में? सो अंडर, ठीक है, प्रेसिडेंसी ऑफ ड्यूक मेटरनिख, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया। इतनी बात हो गई। तो जो संधि हुई इसमें क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वन बाय नेपोलियन वर एनेक्स्ड। पहला काम क्या हुआ कि ये टाइम लाइन कुछ पूछी जाएगी, जो पूछेंगे वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन टाइम लाइन का आएगा संग, जो भी परसों, कल की छुट्टी रहेगी, परसों टेस्ट होगा नाउ। देखिए, इन ट्रीटी ऑफ वियना क्या हुआ? इन ट्रीटी ऑफ वियना ऑल टेरिटरीज वन बाय Napoleon II was annexed। दूसरी चीज जो नीदरलैंड है गॉट, ठीक है, बेल्जियम, इसको बेल्जियम मिल गया। हर्षिता ऑस्ट्रिया गॉट नॉर्थ इटली। इसके अलावा रशिया गॉट पोलैंड एंड 39 जो कन्फेडरेशन थी रिमेन अनटच्ड, उसको कुछ नहीं किया गया, अनटच्ड। और कुछ एरिया जो है प्रूशिया को दे दिया गया, रूसिया को बहुत सारा एरिया दिया गया। आप इसमें देख लें तो सारी बात लिखा गया है। गिवन इस पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, वो भी इटली का ही एक बड़ा रूप है। 39 के कन्फेडरेशन बाद में वही जर्मनी बना, मतलब इसमें लिखा है उसमें वो अनटच्ड रहा गया है, लिखा है कि नहीं? अनटच्ड, यहाँ पर पढ़ो इसके टीवी पर यहाँ पे पढ़ो, ये वाले पता चल रहा है कहाँ पे? 39 कन्फेडरेशन, ठीक है, पढ़ो जर्मन कन्फेडरेशन ना, तो वो उस जर्मन कन्फेडरेशन में तो जर्मनी को ही मिला। इसका मतलब है जर्मनी को मिला क्योंकि जर्मन कन्फेडरेशन है। रिमेन अनटच्ड एंड गिवन टू, उसे किसी को नहीं दिया गया। किसे दे दिया गया? जर्मनी या प्रूशिया लिख लो। अभी
जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन वो लोग जर्मन स्पीकिंग है इसलिए जर्मन बोला जा रहा है, उसे फिर जर्मनी नाम ही दे दिया जाए। जर्मन एक लैंग्वेज है, उसके नाम पे ही उस राष्ट्र का नाम क्या होगा, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है उसे हिंदुस्तान बोल दिया जाए, ऐसा कुछ, सही, उसे जर्मनी नाम दिया। यहाँ तक की सारी बात हो गई। नेपोलियन टू वाज सेंड टू एग्जाइल टू आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, उसको देश निकाला दीजिए। नेपोलियन टू वाज सेंड टू एग्जाइल टू आइलैंड ऑफ इंग्लैंड में भेज दिया गया। सो उससे क्या हुआ, ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर आफ्टर सम टाइम एंड अगेन रूल्ड फॉर 100 days। वो तो अलग बात है, वो भाग आया, फिर से 100 दिन राज किया। उसने हटा दिया था इसको, लुई 18 को। लुई 18 दैट इज कंजर्वेटिव रिजाइन was set up in France। अब लोगों से शासन ले लिया गया क्योंकि जनता का शासन बहुत असफल रहा। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी लोगों ने देखा, नेशनल असेंबली को भी देखा, डायरेक्टरी को भी देख लिया। लोग तंग आ ही चुके थे कि कोई चला नहीं पाता, चलाएगा तो राजा ही चलाएगा। सब कुछ तो देख लिया, युद्ध भी देख लिए इतने सारे। तो लोगों ने बोला ठीक है, सेटअप। एंड लुई 18 को क्या बना दिया गया, राजा। was made king of लुई 18 वहाँ का राजा। अब आगे की बात देखें। वार, कन्फेडरेशन का मतलब होता है वार, संघ। कन्फेडरेशन का मतलब है जो एक ऐसा संघ जिसके सारे ट्रेड बैरियर समाप्त हो गए, ठीक है। फेडरेशन का मतलब एक संघ, और कई हो जाए तो कन का मतलब साथ। कभी किसी में कन लग गया हो तो उसका मतलब है कि साथ में। तो इतने फेडरेशन साथ हैं तो कन्फेडरेशन। किसी ट्रेडर्स की यूनियन को फेडरेशन कहते हैं, और बहुत सारे 39 साथ है तो कन्फेडरेशन ही कहा जाएगा। अब जरा देखिए नाउ इसने क्या किया बताइए। अब बात आती है 1815 से 1824। कंजर्वेटिव रिजाइम वाज ऑटोक्रेटिक। जैसे अभी आप लोग देखते हो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, वो कहेगा लाल कपड़ा पहनो, हरा पहने के निकलोगे काट दिए जाओगे। ऑटोक्रेटिक, जो चाहे वो करे। उसने अगर सुबह सबको रेडियो सुनना है सुबह, अगर उसने कहा आज लाल कपड़ा पहन के निकला, हरा पहना तो तोप से उड़ा दिया, ऐसा रिजाइन। तो आप समझिए ये कैसी थी। देखो पहली लाइन ही लिखी गई है, इट वॉज ऑटोक्रेटिक सेल्फ स्टाइल रूलिंग कन्फेडरेशन रिजाइन। जहाँ पर मुंह पे पट्टी बांधे उसके ऊपर की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, दिखा कि नहीं मिला। तो ये कैसी थी बोलो, कंजर्वेटिव डिजाइन। कंजर्वेटिव डिजाइन का क्या मतलब है, जो राजशाही को माने, उसको रूढ़िवादी कहते हैं। ऐसा शासन जो रूढ़िवादी हो, सही है। सो कंजर्वेटिव डिजाइन कैसी थी, डिजाइन वॉज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब है सेल्फ स्टाइल्ड मोनार्की, उसको जो मन करेगा वो करेगी, ऐसी डिजाइन, ठीक है। मोनार्की से भी ज्यादा होती है ऐसी खतरनाक सेल्फ स्टाइल रूल। उसके लिए राजा भी होते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं ना, उसको मोनार्की कहेंगे। और जो नियम को ही ना माने, अपने ही नियम तोड़ दे तो ऑटोक्रेसी। सेल्फ स्टाइल, जो मन करे वो, उसके लिए कोई नियम नहीं है, जो हम कहते हैं वही नियम, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फ स्टाइल। इसमें इसने क्या किया, he now all political parties were banned, no one can question the legitimacy of the government, the press censorship was imposed। सब चीज लिखा उसमें, पढ़ लो। तो क्या होगा बताइए, all
पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। कोई ग्रुप नहीं बना सकता था, कोई संघ नहीं बना सकता था। नो वन कैन क्वेश्चन द लेजिटिमेसी। गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन कर सकता था? नो वन कैन क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। प्रेस सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड। प्रेस में कोई भी चीज सरकार से पूछे बिना छप नहीं सकती थी। सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड। अपने मन से कुछ नहीं छाप सकते थे, प्रेस पे नियम लगा दिए गए। और ऐसी स्थिति में ये चित्र आ गया कि तुम जब तक चाहो सोच सकते हो, लेकिन बोलने की इजाजत नहीं। इस चीज को एक सरकास्टिक चित्र के द्वारा यहाँ दिखाया गया। ऐसी डिजाइन आ गई। नेदरलैंड को दे दिया गया बेल्जियम। अभी हम लोग इसके बाद इसी की वजह से तो अब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ पढ़ो क्या लिखा है। बेल्जियम then the kingdom which included Belgium was set up. Genoa was added to Piedmont in south. फिर से समझो, ये है, ये क्या है? इटली है। ये क्या है? सार्डिनिया। और ये क्या है? पीडमॉन्ट। सही है। सार्डिनिया पीडमॉन्ट का राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल। ठीक है, इसका राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल। तो इसको क्या मिला? यानी सार्डिनिया पीडमॉन्ट के राजा को जेनोवा दे दिया गया। पढ़ो, सेट अप इन नॉट इन जेनोवा वाज एडेड टू पीडमॉन्ट इन साउथ। ये साउथ में है। तो इसको क्या मिला बोलो? ये फिर बाद में ये यूनिफाई होकर इटली बनेगा। यही विक्टर इमैनुअल अपने जॉन डी कावूर अपने मंत्री के साथ और गैरीबाल्डी के साथ और गुस्सीपी मैजीनी के साथ मिलकर इटली को एक करेगा। अभी थोड़ी देर में करने वाला है। लेकिन अभी तुम सोचो, इसको क्या मिल गया? जेनोवा। जेनोवा यहाँ का ही है। ये क्या है? जेनोवा। जेनोवा किसको मिल गया? सही है। सो जेनोवा हैज गॉन टू पीडमॉन्ट एंड नीदरलैंड विच इंक्लूडेड का मतलब है बेल्जियम उसे मिला। इसी वजह से तो बेल्जियम अब अलग होने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कैसे अलग। अभी इन सब की नेशनलिटी को हम पढ़ेंगे, 3-3 नंबर के सभी क्वेश्चन। इंग्लैंड कैसे आज़ाद हुआ, इंग्लैंड में नेशनलिज्म कैसे आया, ग्रीस में कैसे आया, इटली में कैसे आया, प्रूशिया में कैसे आया, ये सब 3-3 नंबर में सबको अलग अलग ये चीज़ बने। और बेल्जियम में कैसे आया, अभी पोलैंड में कैसे आया। फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो उस समय की ऑटोमन एम्पायर में नीचे के जो दूसरे और भी बोल्ड, दैट इज कौन से रीजन है? बाल्टिक रीजन। बाल्टिक रीजन में कैसे आया, वो एक अलग क्वेश्चन। इन सबको अलग अलग। इतना तो तुम्हें फ्रांस के बारे में समझ में आने लगा है ना कि क्या क्या हो रहा है। वहाँ से मिलिट्री शासन हटा दिया गया है और वहाँ फिर से राजतंत्र आ गया। इतनी बात तुम्हें समझ में आई है। लुई 18 आ गया और उसने सब पे सेंसरशिप लागू कर दी है। सेंसरशिप लागू होने के बाद तुमने एक चित्र देखा, वो चित्र वंदना किसके द्वारा बनाया गया? हर चित्र के चित्रकार का नाम बताओ। अभी हमने कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज का देखा और सबसे पहला वाला चित्र किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरियो। इस चित्र को किसने बनाया? हर चित्र पर तुम्हें नाम पढ़ना पड़ेगा, मतलब अननोन ने बनाया। चलो ये सब आपके केस स्टडी पे क्वेश्चंस आते हैं, सबके राइटर के नाम पूछे जाते हैं। लिबर्टी ट्री को कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया है। अब आगे की बात देखो। नाउ इसके बाद सारी फ्रीडम ले ली गई है एंड नाउ 1824 से 1830 तक इसका रूल हुआ। 1830 नाउ
चार्ल्स 10 कौन था? ब्रदर ऑफ लुई 18 became king. अच्छा, there was high discontent. जरा सोचो कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बैन होंगी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? There were secret societies now emerged throughout Europe. पूरे यूरोप में क्या होने लगा? Became king. Now secret societies were emerging throughout पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी। अब बैन हो गई पॉलिटिकल पार्टी तो अंडरग्राउंड में ये लोग काम करने लगे। पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने भी तो सत्ता चखी थी कि चुप बैठ जाएंगे। जिसको एक बार पावर मिल जाती है बैठता नहीं है मरने तक, उसे फिर चाहिए पावर। तो वो लोग क्या करने लगे? सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे। हम लोग 5 फीट के होंगे, 2 फीट और ऊपर गुस्सीपी मजीनी, इतना लंबा आदमी था। गुस्सी इटली का ही था। यहाँ का कौन था? विक्टर एमेनुअल तो किंग था ना। और जॉन इसके अलावा काबूर इसका मंत्री था। और यही इटली का एक रहने वाला था जिसको कहते हैं गुइसेप्पी मजीनी। तुम्हारे में चित्र बना देखो कैसे वो टेबल पर बैठा है। और मजीनी, गुइसेप्पी मजीनी, उसने किसकी स्थापना की? सीक्रेट सोसाइटी में। देखो कितना लंबा आदमी है। तो अभी हम दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरे आदमी बहुत छोटे लगते हैं उसके सामने। तो गुइसेप्पी मजीनी ने क्या किया बताओ? सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त संगठन बनाने लग गया। तो गुइसेप्पी मजीनी नाउ उसका सपना था, गुइसेप्पी मजीनी फाउंडेड यंग इटली। उसका सपना था कि इटली को भी आज़ाद कराएं और साथ ही साथ वो पूरे यूरोप को भी आज़ाद कराना चाहता था। तो उसने कौन कौन से संगठन बनाए? यंग इटली एंड यंग यूरोप। यूरोप के सभी देश आज़ाद हो और मेरा इटली भी आज़ाद हो, ऐसा उसने बनाया। अब आगे की बात देखो कि ये अपने आप अपना काम कर रही थी अलग अलग जगहों पर। ये काम इन्होंने चालू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? 1830 में क्या हुआ बोलो? जुलाई में। पूजा तुम ही बताओगी। मैं थोड़ी सी जांच करनी कि क्या कोई भी आंसर दे सकती हो, सिर्फ इसलिए बस ये देखना है कि तुम क्या कोई भी आंसर दे सकती हो कि कुछ भी नहीं समझ पाती, इतना ही जानना है। बोलो। करेक्ट, ये तो पूरा जानती है। नाउ देयर वाज जुलाई रेवोल्यूशन। समझ में आई बात कि नहीं? बिल्डिंग जलाई गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सब कुछ हुआ। और अब सत्ता बदल के किसके हाथ में आ गई होगी? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप ने फिर सेंसरशिप हटा दी। तो जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ो यहाँ पर, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पढ़ो, पेज निकालो। मजीनी का चित्र आप लोगों ने देख लिया ना। अब एज ऑफ रेवोल्यूशन निकालिए। इसमें क्या दिखाया गया? जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इसका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो दैट इज इन, यहाँ पर इन जुलाई 1830 जुलाई रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस। उसे जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। जुलाई रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने, एलाइट ग्रुप के लोग, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क, ये सब थे, सबने हिस्सा लिया। और इनका ये क्या था? दे इंटेंडेड टू ओवरथ्रो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एज देयर हेड। ये क्या चाहते थे? अंडर लीडरशिप ऑफ, राजा ही इनका नेता था, फिर भी अंडर लीडरशिप ऑफ, सब लिखा है उसी लाइन में पढ़ो, लिखा है लुई फिलिप, लिखा है वहां पर, अंडर लीडरशिप ऑफ लुई फिलिप। ठीक है। जो भी मेंबर्स थे रिवोल्यूशनिस्ट ने क्या किया? ओवरथ्रोन, इन्होंने
इन्होंने क्या किया कि रिवोल्टेड, इन्होंने रिवोल्ट किया, बर्न्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और इसके अलावा ये आग ब्रुसेल्स तक भी फैली और जिसकी वजह से बेल्जियम आजाद है। तुमने अभी हिस्ट्री में पढ़ा था फ्रांस की ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। जब सिविक्स पढ़ाई थी तो पढ़ाया था कि नहीं, ब्रुसेल्स भी है वहाँ एक बेल्जियम में, ये बात याद है? तो वो ब्रुसेल्स में भी इसकी आग फैली। तो अब गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाई गई, इट हैज ओवरथ्रोन, इसने किसको ओवरथ्रो कर दिया? चार्ल्स टेन को। एंड नाउ लुई फिलिप हैज टेकन द कमांड, इट हैज ओवरथ्रोन, किसको ओवरथ्रोन कर दिया? दैट इज चार्ल्स टेन, ओवरथ्रोन कर दिया। यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है ना कि फिर से इलेक्शन हुए, कहीं पढ़ने में आ रहा है क्या अभी? ठीक है, यहाँ तक की तो बात हो गई। इसी में ये सब जब हो रहा था तो देखते देखते बेल्जियम भी आज़ाद हो गया। तो मेटरनिक को कहना पड़ गया कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस में ये हुआ और बेल्जियम आज़ाद हो गया। सोचो, फ्रांस से गांधी जी ने इंस्पिरेशन लिया, अपने 15 लेटर में उन्होंने फ्रांस के रिवॉल्यूशन का जिक्र किया। कितना ज़्यादा भारत में भी उसी वजह से आज़ादी आई। अब जब तुम इंडिपेंडेंस इन इंडिया पढ़ोगे तब मैं उसकी चर्चा करूँगा, अभी तो खैर हम बात करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक तुम्हें बात पता चल गई? एंड दे हैड ओवरथ्रोन, हैड क्योंकि कैसी वॉइस है, दे हैड ओवरथ्रोन चार्ल्स टेन एंड नाउ लुई फिलिप बिकेम किंग ऑफ फ्रांस। लुई फिलिप कब से कब तक शासन किया? लुई फिलिप, निकिता तुम बताओ, लुई फिलिप बिकेम, हम फिर जान जाएंगे तो कब से कब तक किया? 30 से कब तक? और लोग बता देंगे, देखो हाथ उठाए, सब ये भी हाथ उठा रहे, 2 लोग हाथ उठा रहे। स्नेहा तेरी पहली बार उठाई, कितनी बड़ी बात है। तुम भी बताओ, तुम बताओ, नहीं आदित्य यार बताओ। ठीक है, लुई फिलिप बिकेम, बहुत खुशी की बात है कि स्नेहा भी इतना जानती है, बिकेम किंग ऑफ फ्रांस। That is 1832 to 1848. लुई फिलिप, ध्यान दीजिए, लुई फिलिप रूल्ड फ्रांस को किया। He has removed censorship, हटा दी सेंसर, इसको कहेंगे लिबरल्स आ गए। यहाँ से यहाँ तक कौन थे बताओ? ये कौन है? कंजर्वेटिव्स। और अब जब ये आ गया तो क्या कहा जाएगा? लिबरल्स आ गए, है ना? लिबरल का मतलब उदारवादी लोग। तो ही रिमूव्ड censorship on press. Now there was freedom of expression, सब कुछ था, freedom to play drama, लोग फिर खुल के ड्रामा खेलने लगे। सब कुछ होता नहीं कि किसी भी बात को नाटक के, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कहना कहीं पर, उसको कहते हैं। तो अब अपनी बात को लोग कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो टेप लगा दिया गया था मुंह पे, तो समझ ना। देयर वाज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोमलगेटेड, फिर से लागू हो गया एक्सप्रेशन प्रोमलगेटेड। तो इसलिए मैं इसे उदारवादी कह रहा हूं। अब जरा देखो, इन 1848 में निष्ठा क्या हुआ? अभी अभी निकिता ने बताया है 1948 में क्या हुआ? यस, दैट इज इलेक्शंस वर हेल्ड। अब लिबरल के बाद फिर रिपब्लिक हो जाएगा, सेकंड फ्रेंच रिपब्लिक। इलेक्शंस वर हेल्ड in
फ्रांस। अब क्या हुआ, 48 से सिर्फ तुमको ये बताना है 48 से 51 तक वहां की कौन सी गवर्नमेंट है। हाँ सही, प्रोविजनल गवर्नमेंट। एंड नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज मेड। तुम इतना कैसे जानती हो, तुमको तो नहीं जानना चाहिए था। गवर्नमेंट, ये आश्चर्य की बात है। मेड, यहाँ तक बात हो गई। नाउ 1848 से 51 तक कौन रहा, पढ़ो, इसी में आगे लिखा होगा। तो 1848 टू 1851 प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रूल किया। ये चीज कहाँ लिखी है बुक में, पढ़ो, कहीं है तो हम बताओ, कहीं है 48 अंदर हार्डशिप में लिखी है। तो जुलाई 45 में सिसिलिया, इतनी बात हो गई। अब आगे देखें, 48 में हुआ ये सब, जर्मन का है, कोई बात नहीं, आगे नहीं दिया, इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद 1851 में क्या हुआ, नेपोलियन 3 वहाँ का राजा बन गया। नेपोलियन 3 became रूलर ऑफ फ्रांस। और फिर क्या हुआ, 1870 में क्या हुआ, इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर से इलेक्शन हुए, और फिर उससे अभी तक फ्रांस रिपब्लिक। 3 साल के बाद फिर से कंजर्वेटिव क्या से चली गई शक्ति, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसको कहेंगे कंजर्वेटिव्स। और फिर 1870 में फिर कॉमन पीपल का रिवोल्ट हुआ, वहां के लोगों ने रिवोल्ट किया, एंड इलेक्शंस वर हेल्ड, एंड फिर क्या हुआ, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक। बार बार रिपब्लिक आता था और हट जाता था, तो ये जो भी चीज हुई ये सेकेंड रिपब्लिक, सेकेंड रिपब्लिक। और फिर हमने कंजर्वेटिव लिख दिया, सेकेंड यहाँ से यहाँ पर। ये फ्रांस की कहानी हो गई। आगे की बात देखो कि इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम में अब सब देशों के इंडिपेंडेंस देखेंगे, कैसे कैसे नेशन उठाया ना। हाँ क्या लिखना होता, लुई फिलिप ना, स्पेलिंग बोलो, पूरी स्पेलिंग बोलो। इसको ठीक करो, LIPP, लुई फिलिप, ये बात हो गई, LIPP। ओके, अब हम जरा देखें कि वास्तव में जुलाई रिवॉल्यूशन की याद कहाँ पहुंची। बताइए कि द स्पार्क ऑफ, कहीं से चिंगारी निकलती है तो उसको स्पार्क कहते हैं। द स्पार्क ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन रीच्ड टू कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी पहुंच गई। तो ये तुमको मालूम है, हिस्ट्री में तुमने पढ़ा था, ये बेल्जियम है और इसमें ये ब्रुसेल्स है, और नीचे के लोग क्या बोलते हैं उनकी अलग अलग, एक फ्लेमिश रीजन है, दूसरा कौन सा है, वेलोनिया। तो ऊपर वाला फ्लेमिश है और नीचे वेलोनिया, ये ब्रुसेल्स है। ये पूरा बेल्जियम का मैप है। तो ये हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा था ना। तो ये, और उसकी राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। और ये पूरा किसके अंडर में था, अभी तक किसके अंडर में था, दैट इज नीदरलैंड में। नीदरलैंड को इनाम मिला था ना, दैट इज
ट्रीटी ऑफ वियना था। लेकिन अगर यहाँ पर चिंगारी पहुंच गई तो क्या ये अलग नहीं हो जाएगा नीदरलैंड से? दैट इज स्पार्क, द स्पार्क ऑफ जुलाई 1830 revolution reached to Brussels, that is capital of Belgium, and it got freedom. तब से ये बहुत शांत देश है। फ्रीडम फ्रॉम नीदरलैंड, इसको आजादी मिल गई। आगे की बात देखो कि उसी के ठीक नीचे, जुलाई रिवॉल्यूशन के ठीक नीचे क्या लिखा है। अब देखो कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अगला हेडिंग पर, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म आया। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे कि लोगों ने कैसे इसके लिए रिवॉल्व किया और नेशनलिज्म आया। फ्रेडरिक सेरियू ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें दिखाया कैसे में नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया। नेपोलियन वाज एक्साइल्ड एंड इट लीडेड टू डेथ। सम आर टेलिंग दैट द नेपोलियन वाज आर्सेनाइज्ड, उसको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट में अब फिर से जो शासन था वो कंजर्वेटिव्स रिजाइम के हाथ में आ गया और एलाइड फोर्सेस ने 1815 में नेपोलियन से संधि की। दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी जो वहां के राजाओं का महल था, यूनानिमिटी ऑफ पैलेस ऑफ वर्सिलीज। के बाद आया, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गला काट दिया गया। फिर क्षेत्र वापस छीन लिए गए। ब्रिटिश लोगों पर अत्याचार किया। एंड दिस इज ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो रही है। ट्रीटी ऑफ वियना में ये नेपोलियन बीच में खड़ा हुआ है, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये ड्यूक मेटरनिक है। ड्यूक मेटरनिक इससे हाथ मिला रहा है, राष्ट्राध्यक्ष खड़े। यहीं पे कहीं पर लुई 16 भी खड़ा, लुई 18 खड़ा हुआ, वो पता नहीं कौन है, लेकिन ये चित्र है। जब भी कोई बड़ी चीज होती थी तो चित्रकार बुलाए जाते थे, क्योंकि उस समय फोटोग्राफी नहीं थी। वो उस चीज को कैप्चर कर लेता था, डिटेल्स को, फिर उसका चित्र के रूप में उसे संग्रहित किया। सो इट वाज हैंडमेड पिक्चर, लेकिन उसने सब डिटेल ले लिए होंगे, फिर ऐसे कि कौन कहाँ खड़ा था उसके साथ उसने। अब जरा देखिए, तो ये ट्रीटी ऑफ वियना हो गई, जिसमें जो एलाइड फोर्सेस हैं, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटिश, रशिया, सब ने मिलकर जर्मनी की पावर को कर्ब किया और उससे जीते हुए क्षेत्र वापस छीन लिए गए। अल्टीमेटली Charles X. So after Louis XVIII, last figure was of Louis XVIII, and this is Charles X. Became the king of France. चार्ल्स 10 ने लोगों के और प्रेस के अधिकार छीन लिए, जिससे जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। ये बहुत फेमस है। ये बात तुम समझ में आ गई, पावर कॉमन। जब तुम किसी के अधिकार छीन लोगे, तभी तो यंग इटली और यंग यूरोप बनाया गुसीपी में जीनी ने।
तुमने सारे पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाएगी तो सीक्रेट सोसाइटी बनेगी, और वो तो सब और कहीं कहीं बनी, लेकिन यहाँ भी कॉमन पीपल ने एजिटेट किया, उससे जुलाई रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, कई सरकारी बिल्डिंगें जलाई गई, और अंततः चार्ल्सटन को 1830 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसको ओवरथ्रो कर दिया गया। और ये जुलाई रेवोल्यूशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? हु वाज द लीडर ऑफ द कॉमन पीपल? बताया करो ना, तुम 10th में हो ना, बताओ ये सब। हाँ बोलो। लुई फिलिप के अध्यक्षता में हुआ। ये तो पिछले क्लास में पढ़ दिया गया, तुम कोरी कोरी आ जाती हो क्या बिना पढ़े? जैसे भेजा वैसे वापस आ जाती है, समझ में आया? लुई फिलिप की अध्यक्षता में हुआ कि नहीं? लुई फिलिप राजा बन गया। लुई फिलिप के आते ही सत्ता किसके हाथ से किस में आ गई? मतलब नेशनलिस्ट से रेडिकल्स या कंजर्वेटिव से लिबरल, ऐसा मैं कुछ पूछना चाहता हूं। लुई फिलिप जब आया तो अब वहां पर रिजाइन चेंज हुआ, तो किससे किस में स्विच ओवर हो गया? से किस में आ गया? मतलब ये कहने का मतलब है चार्ल्सटन कौन था? लिबरल था क्या? कौन था? और उससे लुई फिलिप ने ले लिया तो क्या हो गया? तो कंजर्वेटिव से किसके हाथ आ गया बोलो? लिबरल्स के हाथ में। अब उदारवादी, रूढ़िवादी से किसके हाथ में आ गया? उदारवादी। आगे की बात देखो, तो ये चीज चार्ल्सटन जब महाराजा बना, उसने सबके अधिकार छीन लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए कि प्रेस की फ्रीडम हमको चाहिए। तो ये जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकेंड रेवोल्यूशन है। फर्स्ट रेवोल्यूशन बास्टील जेल का है जो 1789 में था, और ये सेकेंड रेवोल्यूशन जुलाई 1830 का है। नाउ लुई फिलिप वहां का उसके बाद राजा बना जुलाई 30 रिवॉल्यूशन के बाद, और वहां का लास्ट राजा नेपोलियन 3 बना। उसके बाद नेपोलियन 3 के बाद फिर से फ्रांस में थर्ड रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद फिर थर्ड रिपब्लिक बन गया। इतनी कहानी है फ्रांस की, इतनी बात है, इसको क्वेश्चन बना देंगे फिर उस पर चलेंगे। आगे की बात है, फुल फ्लेज एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन बास्टील जेल का है, सेकेंड रिवॉल्यूशन जुलाई 1830 का है, और थर्ड रिवॉल्यूशन नेपोलियन 3 के समय का है, जो लास्ट किंग था। नाउ यू कैन सी ट्यूलरीज पैलेस पर लोग कैसे कहानी दिखाई गई कि ट्यूलरीज में जब जैकोबिन ने आक्रमण किया था, एक पहले कहानी थी ना, जैकोबिन कैसे सत्ता में आया, तो ट्यूलरीज के महल पे जो आक्रमण है उसका चित्र है। 1792 में फिर अगस्त तक सितंबर में इलेक्शन हो गए, 1 महीने बाद अटैक कर रहे हैं। सो ट्यूलरीज पैलेस पर अटैक यहाँ पर भी दिखाया गया है। पेरिस वर्षिप हो रही है कि ये कैसे कॉमन लोग वहाँ नोबिलिटीज, और ये नीचे कॉमन पीपल है, फिर उसके बाद उनके ऊपर उनके ट्रेडर्स हैं, फिर उनके ऊपर कौन है? दैट इज नोबिलिटीज हैं, ट्रेडर्स उसके नीचे हैं, ट्रेडर्स इनका लोड ले रहे हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या है? कुछ जो राजा लोग हैं, वी फूल यू लिखा है, और वी रूल यू, तो उसके ऊपर क्या है? दैट इज अल्टीमेटली जो क्लर्जी हैं, वो फूल बनाने वाले राजा और रूल करने वाले क्लर्जी, और सबसे ऊपर असली चीज कौन बोलता है? पैसा बोलता है, दैट इज कैपिटलिज्म। ये चीज पूरी दिखाई गई है कि टेबल कैसे काम करती है। अब देखो यहाँ तक की बात हो गई। जो सामंतवाद थे उनका बोझ उठाते थे, ये दिखाया गया है पिरामिड ऑफ कॉमर्स से। इसको कहते हैं पिरामिड ऑफ कॉमर्स। फीमेल का किस तरीके से वहाँ कंट्रीब्यूशन था फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, इस चित्र में आप देख सकते हैं। वहाँ जो ये भी देखो, ये चित्र बहुत अच्छा है, तुम्हारी बुक में भी है। एक राजा ने बहुत अच्छा सोने का पलंग बनवाया, उसके जो वो आते थे अतिथि लोग, तो वो क्या करता था, अगर उनकी टांग छोटी होती थी तो पलंग के बराबर खींच खींच के पहलवानों से लंबा करवाता था, और जिसकी टांग लंबी होती थी पलंग से ज़्यादा उसको कटवा देता था। इस प्रकार से वो अपने अतिथि का सत्कार करता था। इसी तरीके से ये कंजर्वेटिव डिज़ाइन था। अगर तुम्हारा पेट एक साइज से ऊपर है तो वो तलवार लिए कहेगा काटा जाएगा, और पतला है तो बढ़ाया जाएगा। ये था।
ये उनका न्याय था। बात समझ में आई? इट इज ए ब्लाइंड जस्टिस। इसे कोई अच्छा जस्टिस कहा जाएगा। ये चित्र भी तुम्हारी बुक में बना हुआ होगा, ऐसा बना है कहीं देखा कि नहीं? ना ही तो बना दो। तो आप समझ गए ना किस तरीके का कंजर्वेटिव डिजाइन है कि उसका पेट बढ़ा है तो उसे कटवाया जाना मीजर तक। न्याय था उसमें, फैट लोगों का फैट कैसे काट के कम किया जाता था,